एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैंपियन स्क्वायर। काफी दिनों बाद आज हम लोग मिले किसी लेक्चर में। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोगों को बहुत सारे आपके पेपर थर्ड पार्ट बी के लेक्चर लाइव मिलते रहेंगे। तो लाइव वाले सेक्शन में तो हम लोग लाइव पढ़ते ही चल रहे हैं, बट कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। इसके पहले जो वीडियोज मैंने आपको बनाकर दिए हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा पूरा पेपर थर्ड पार्ट 3 का सिलेबस डिकोडिंग, और हर पेपर का सिलेबस डिकोडिंग आपको आना चाहिए, तो वो हमने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारे पीवाईक्यू, और आज जो कि मैंने आपको वादा किया था आंसर राइटिंग। ठीक है, क्लास में थोड़ा लेट हो गया है, बट आपको इस क्लास से बहुत बेनिफिट होगा। मतलब मेहनत का फल तो मिलेगा, है ना। देर आए पर दुरुस्त आए, ये वो वाला मुद्दा है। तो थोड़ा लेट हो गया, बट हम इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे आज कि क्या क्या आंसर राइटिंग रूल या पैटर्न हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग आवर आंसर राइटिंग। ठीक है, सभी तरह के स्टूडेंट, ये केवल मैं अपने पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स में मैं अपने पेपर की बात कर रही हूँ। बाकी पहली बात तो देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बस कुछ मेन सजेशन है। क्या इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बेटर हो सकती चीजें, बस। बाकी कोई रूल नहीं होता। ठीक है, हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से बेस्ट आंसर राइटिंग करता है। ठीक है, जब वो टॉपर बन जाता है तो उसकी आंसर राइटिंग बेस्ट हो जाती है, जब नहीं बनता है तो नहीं काम आती। बाकी प्रेजेंटेशन का तरीका बच्चा खुद सीखता है, किस तरीके से उसका पेन सिंक्रोनाइज है उसकी कॉपी के साथ, वो खुद समझता है कि किस तरीके से काम कर रहा है। बट फिर भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए। सभी एमपीपीएससी मेंस एस्पिरेंट जो आंसर राइटिंग के लिए चाह रहे थे कि मैडम कैसे करना है, क्या करना है, उसको आज हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे यहाँ पर कि एग्जाम में सबसे पहला कंफ्यूजन रहता है मैडम पेन का। हमें आंसर राइटिंग करनी है तो हमारा हथियार क्या है? हमारा पेन। तो मैडम पेन कौन सा यूज करना है? तो पहली बात तो जो भी पेन आप यूज करेंगे, है ना, मैं आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बता रही हूँ कि हम लोग एग्जाम सेंटर में जाकर बैठे। तो पहली बात तो हमारे पास हमारे पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरी चीज, जो हम जिससे लिखने वाले, हमारे सबसे मेन चीज वहां पर क्या है? हमारा पेन। तो पेन कैसा होना चाहिए? तो पहली बात तो आप लोगों को बॉल पेन का यूज करना है, वो भी ब्लू। कौन से कलर का होना चाहिए? ब्लू कलर का। कुछ स्टूडेंट जो है वो ब्लैक पेन लेकर जाते हैं कि हम हेडिंग वगैरह देंगे, कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में एक ही तरह का पेन अलाउड है, और वो आपका यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? तो वो वाला कौन सा होना चाहिए? आपका ब्लू बॉल पेन। तो पेन के लिए आपको याद रखना है कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लू कलर। अच्छा सा ब्राइट सा मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ब्लू ना बहुत लाइट, एक अच्छा ब्लू कलर जो आपकी कॉपी को एकदम ब्राइटन कर दे। ठीक है, थोड़ा सा यूज्ड पेन होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आप नया ताजा सुंदर पेन लेके चले गए, पेपर देने जा रहे हैं। उससे क्या होगा? आपकी उससे ग्रिप नहीं बन पाएगी। तो वो पेन जो आपने अपने प्रैक्टिस ड्यूरेशन में यूज किया है, उसी को आपको क्या करना है? यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो पेन में आप, आई थिंक आप लोगों को अगर किसी ने बोला है, आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें। क्योंकि पहली बात तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हेडिंग के लिए चेंज करें। हमें हमारी पूरी कॉपी एक ही ब्लू पेन से अच्छी दिखानी। ठीक है, दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें कुछ बेसिक पॉइंट पर अंडरलाइन करनी है। कुछ बच्चे पूरी कॉपी अंडरलाइन कर देते नहीं, वो पॉइंट जिनको हम लोग हाईलाइट करवाना चाहते हैं। कुछ हेडिंग से जो मेन कोर हेडिंग है, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ दी हमारा आंसर है, उसको हमें क्या करना है? तो बॉक्स में रखना है। हमें हमारे एग्जाम में फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करना है, कंक्लूजन का यूज करना है। बट अब ये चीजें मैं आपको थोड़ी बाइफिकेट करके एक एक करके धीरे धीरे बताती हूँ। बट पेन वाला मुद्दा आई थॉट सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा पेन यूज करना है। अब आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या हमें मेन बातें याद रखनी है। तो देखिए, जब भी हम एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं ना, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप जब पढ़ भी रहे ना, तब भी आपका दिमाग लगा होना चाहिए 2, 7 और 10 पे, कि अच्छा मैं ये आंसर पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें से 2 मार्कर क्या हो सकता है, 7 मार्कर क्या हो सकता है, और 10 मार्कर क्या हो सकता है। उसी प्रोस्पेक्टिव से उसे सोचना है। 200 शब्द हमारे पास मैक्सिमम शब्द है किसी भी आंसर के लिए। उससे ज्यादा 400 शब्द की तो कोई सीमा भी नहीं, मतलब उससे ज्यादा हमें सोचना भी नहीं। हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमें बस केवल 2, 7 और 10 पे ध्यान देना है। जो इस बात को डिकोड कर दिया ना, उसको समझ में आ जाता है कि पढ़ना एक्चुअल में कैसे है। देखिए, हमारे पास जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो कौन कौन सी? तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं कौन से? हमारे 2 मार्कर। ठीक है, आफ्टर देन हमारे पास आते हैं हमारे 7 मार्कर, और फिर आते हैं हमारे पास हमारे 10 मार्कर। ठीक है, अभी करंट में हमारा एमपीपीएससी इस पैटर्न पे काम कर रहा है। आपको आपकी कॉपी में जब आपको मिलेगी, तो इस तरह की कॉपी में आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर मिलेंगे। इनकी शब्द सीमा भी तय हो चुकी है कि भैया 2 मार्कर में आपको 15 से 20 शब्द लिखने। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर हम बात करें 7 मार्कर में, तो 50 to 60 होते हैं, मतलब वो +5 -5 पे चलता है। और 10 मार्कर की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स। लाइन कितनी दी हुई रहती है मैडम? तो अगर आपके 2 मार्कर की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाइन जो आपकी मेन लिखने वाली लाइन होती है, एक एक्स्ट्रा लाइन होती है, क्योंकि वो नीचे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सटी हुई रहती है। तो यूजुअली हम अवॉइड करते हैं कि उसको पूरा फिल ना करें, वरना वो एकदम से ही बिल्कुल मिक्स दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा।
ठीक है। 7 मार्कर में आपके पास कितनी लाइन रहती है, तो 11 to 12 लाइन रहती है। और अगर मैं आपकी बात करूं कि उसमें 10 मार्कर में कितना रहता है, तो लगभग 2 पेज रहते हैं हमारे पास। तो जो न्यू एस्पिरेंट है ना, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से बता रही हूँ, है ना। कई लोगों को ऑफेंडेड ना हो जाए कि मैडम इतना हमें सब पता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हमारे पास पहली बार भी जुड़े होंगे, जो एमपीपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे होंगे, उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ठीक है, टाइम कितना दिया होगा, तो टाइम लिमिट भी हमारे पास फिक्स है कि अगर हम 2 मार्कर की बात करेंगे तो हमें 1 मिनट हमारा वहाँ पे क्या करना है, देना है। उसके बाद हम 7 मार्कर की बात करेंगे तो 3 मिनट, और 10 मार्कर की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट में हमें पूरा लिखना है। ठीक है, मतलब हमें टाइम की बाउंडेशन के साथ, वर्ड लिमिट की बाउंडेशन के साथ, गुड हैंड राइटिंग में अपनी पूरी कॉपी को सिंक्रोनाइज फॉर्म में लिखना है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यही है। कुछ स्टूडेंट जो केवल पढ़ने में लगे हैं, कॉपियां भरने में लगे, नोट्स पढ़ने में लगे, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक उसको इन 2, 7 और 10 में ना उतार पाओ ना, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें इन पर क्या देना है, ध्यान देना है। अब इनके लिए अगर मैं बात करूं आपके पास, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग, जो मुझे लगता है कि मैं स्टार्टिंग में किस रूल को फॉलो करूंगी, तो मेरा जो स्टार्टिंग होना चाहिए ना, उसका जो रूल मैं डिसाइड करती हूँ वो होता है मेरा, सबसे पहले 10 मार्कर से शुरू करना, फिर 2 मार्कर पे, और फिर 7 मार्कर। अब ये मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बता रही हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है। बाकी मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग में हम लोग एनर्जेटिक होते हैं, हमारे हाथ वगैरह दुख नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है 10 मार्कर जो हमारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। फिर मैडम आपने 7 क्यों नहीं लिया, आपने 2 मार्कर क्यों लिया, क्योंकि 2 मार्कर हमारी कॉपी का फर्स्ट पेज है, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला पेज तो बेहतरीन दिखना ही चाहिए। तो देखिए, अगर मैं पेपर 3 की बात करूँ तो आपके पास 2 कॉपी आएगी 150 नंबर की, आपको दोनों को पूरा भरना है। ठीक है, तो एक कॉपी मैंने उठाई, मैंने 10 मार्कर से स्टार्ट किया, सारे 10 मार्कर लिख दिए। ठीक है, फिर जस्ट सेकंड रुके, फिर हम 2 मार्कर पे मूव ऑन करेंगे। 2 मार्कर पे हमने जैसे देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, तो अपनी कॉपी में फ्रेम बना लो, वो तो प्रैक्टिस से आ जाता है। इस वाले में पॉइंट बना दूंगा, इस वाले में पैराग्राफ में लिख दूंगा, इस वाले में मैं एक पॉइंट और एक एग्जाम्पल लिख दूंगा, ये वहां पर ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाता है। पर स्टार्टिंग अगर आप 10 मार्कर से करेंगे ना, तो बाद में हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि 2 मार्कर भी हो जाते हैं और 7 मार्कर भी हो जाते हैं। इसमें हमें बहुत वो लगता है कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो पहली बात तो बेहतरीन प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग 10 मार्कर से करें, करके देखें एक बार इसको, क्योंकि हर बच्चे की यही कंप्लेन है, मैडम पेपर छूट जाता है, हमारा भी छूट जाता है। बट मुझे लगता है अगर इस ट्रिक को फॉलो किया जाए तो बहुत बड़ा पोर्शन नहीं छूटेगा, वो पोर्शन छूटेगा जिसको हम थोड़ा बहुत कवर कर पाए। देखिए, 10 मार्कर हो गए, 2 मार्कर हो गए, 7 मार्कर का जो मुद्दा रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि जैसे मुझसे किसी ने पूछ लिया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना, कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया, मैंने एक गोला बनाया, मुझे ज्यादा कुछ समय नहीं मेरे पास, तो मैंने 5 पॉइंट लिख दी। ठीक है, मतलब मैंने कुछ तो लिखा है, 7 मार्कर में मेरे पास कुछ तो है, 2 मार्कर में मेरे पास कम शब्दों में ज्यादा डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी, तो वहां पर मुझे सोच समझ के अपना पहला पेज बहुत अच्छा बताना पड़ेगा, इसलिए वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। 10 में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो कॉम्प्रोमाइज वाला जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचता है, वो मुझे लगता है 7 मार्कर है, तो आप वहां पर कर सकते हैं ऐसा। स्टार्टिंग और एंडिंग को बेस्ट रखना है। ठीक है, पहला रूल तो यही अपनाना है। तो पहला रूल आपको ब्लू बॉल पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन हेडिंग के लिए भी नहीं ले जाना है, हमें कोई काम नहीं, हमारे पास 2 से 3 पेन होने चाहिए ब्लू, एकदम नया ताजा पेन लेकर नहीं जाना है, यूज होना चाहिए। फिर जब आप पेपर की स्टार्टिंग करेंगे तो आप 10 मार्कर से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 मार्कर पे आएंगे और फिर 7 पे आएंगे, एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे पे जाएंगे। टाइम लिमिट का ध्यान रखेंगे, एक एक मिनट एक एक सेकंड हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप लोग बात करेंगे कि हमें 2 मार्कर में मैडम किस तरह से डील करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है पूरे एमपीपीएससी के पेपर में जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो हमारा 2 मार्कर है, क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात को समझाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, कम शब्दों में बात को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा शब्दों में तो हर कोई बोल देता है। तो जो 2 मार्कर होता है ना, उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न क्या क्या होता है। 2 मार्कर में यूजुअली आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं किसी भी चीज की, लाइक उन्होंने लिख दिया सेल कोशिका। ठीक है, सिंपल एक वर्ड लिख के छोड़ दिया कि ये वर्ड है आपके पास, ये वर्ड है ऑस्मोसिस, परासरण, बताओ आपको क्या पता है। ठीक है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नाम लिखिए, है ना, कोई भी 2 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम लिखिए, राइट एनी 2 नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी 2 एक कोशिकीय जीव के नाम लिखिए, नाम लिखने वाला पूछ लिया। तो देखिए, पहली बात तो जब परिभाषा वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चे सोचते हैं मैडम क्या करना है, अगर उस चीज की एक्चुअल डेफिनेशन है तो आप एक्चुअल डेफिनेशन ही लिख कर आएंगे। अगर किसी, जैसे मुझसे कोई पूछ ले, मुझे ऐसा लिख के दे दे स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ, उन्होंने हेल्थ पूछा है,
हेल्थ की दो डेफिनेशन हो सकती है, एक वो जो हम लोग समझते हैं, एक वो जो WHO कहते हैं। बट अगर मेरे पास केवल हेल्थ लिखा हुआ है तो मैं एक ऑथेंटिक डेफिनेशन को प्रेफर करूंगी और मैं लिखूंगी कि WHO के अनुसार, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, और उस पूरी परिभाषा को लिखूंगी, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ठीक होना उसका सर्वोपरि स्वास्थ्य की क्या है, निशानी है। तो इस तरह से हम पूरी होलसेल डेफिनेशन लिखेंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमने क्या कहा, अगर कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन हमारे पास है तो डेफिनेशन लिखेंगे, हर जगह पॉइंट नहीं बनाना है। एक तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि 2 मार्कर में पता नहीं क्यों स्टूडेंट ने कहाँ से सुन लिया कि पॉइंट बनाना है तुमको। तो मैं कह रही हूँ क्वेश्चन अपना खुद डिसाइड करता है कि पॉइंट आएंगे नहीं आएंगे, और हर जगह पॉइंट बहुत भद्दे लगते हैं। हर आंसर का अपना, हर क्वेश्चन का अपना एक खुद का इंडिविजुअल आंसर है, तो हर जगह सेम पैटर्न नहीं हो सकता। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गुजरेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैटर्न से गुजरेंगे। मैंने तो यहाँ कुछ 4-5 पैटर्न लिखे हैं जो मुझे लगता है यूजुअली देखे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है नाम लिखिए। क्वेश्चन आ गया कि भैया प्राथमिक रंगों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ प्राइमरी कलर्स। अब बच्चा सोच रहा है क्या करना है, तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नाम लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हमने 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, तो दूसरे क्वेश्चन में हम 1 मिनट से कम इन्वेस्ट करेंगे। यही तो होता है पेपर की बैलेंसिंग। उन्होंने दिए इसलिए कि आप नाम लिख के आगे बढ़े। लाल, हरा और आपका RG और B नीला आपका क्या है, तो प्राथमिक कलर, ये लिख के हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आप उसमें और डिटेल लिखने में जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं कि अन्य सारे रंग इन्हीं कलरों से बनते हैं, ये होता है वो होता है, कोई तथ्य नहीं है। वो उन्होंने जो सटीक बात पूछी वो लिखकर आप छोड़ सकते हैं। और कुछ जगह पर नाम लिखिए के साथ कभी कभी आ जाता है कि कुछ हम एक आध इन्फॉर्मेशन लिख दें। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछ लें कि हमारे कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएं, समसूत्री और अर्धसूत्री। मेरे पास 2 नाम है, पर जहां पर मैं समसूत्री लिख रही हूँ वहां पर मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ कि वो कायिक कोशिका में होता है, दैट आवर माइटोसिस ऑकर इन आर सोमेटिक सेल्स। और जहां पर मैं क्या लिख रही हूँ, अर्धसूत्री लिख रही हूँ, वहां पर मैं लिख सकती हूँ कि प्रजनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल्स में होता है, मियोसिस, ऐसा। तो ब्रैकेट में मैं उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, तो डिपेंड करता है ये भी। बट अगर आप डायरेक्ट नाम भी लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, हमें यहाँ पर हमारा टाइम बचाना है। अगला क्वेश्चन आपसे किसी चीज का पूछ लेते कि मीनिंग बताओ, समझाओ कि ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं, परासरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या पूर्णभोजी जीव क्या होते हैं, या परजीवी जीव क्या होते हैं, पैरासाइटिक जीव क्या है। तो जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि समझाए, तो उसको नॉर्मल समझाना है, हम पॉइंट भी लिख सकते हैं। मुझसे कोई पूछे DNA, तो अब DNA की कोई परिभाषा नहीं, मैं पॉइंट भी लिख सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजों पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि DNA के बारे में, तो मैं 3 पॉइंट बताऊंगी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, तो हमारे न्यूक्लियस में, कोशिका में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो भी जितने भी पॉइंट हमें आए पॉइंट में लिख सकते हैं। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर उदाहरण की गुंजाइश है, तो फिर उदाहरण तो हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल बने तो लिखना ही लिखना है। मैडम एग्जाम्पल को ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, EX तो बिल्कुल नहीं होता, एग्जाम्पल EG लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले ऐसा लिख सकते हैं। बट यूजुअली मैं समझती हूँ कि आप लोग एब्रीविएशंस तब तक अवॉइड कीजिएगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। ऐसा कोई एब्रीविएशन ना लिखिएगा, ये मान के चलिएगा कि हमें अपनी तरफ से सब बताना है, उनको कुछ नहीं पता है। पर रिपीटिशन को हम अवॉइड कर सकते हैं कि उन्होंने ऊपर कोशिका पूछा, आप नीचे कोशिका बार बार लिख रहे हो कि इसे कोशिका कहते हैं, नहीं, हमें रिपीटिशन को अवॉइड करना है। हमें कम शब्दों में अपनी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाना है। अगला कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकार बताओ, उद्देश्य बताओ, ठीक है, कि जैसे राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन, ये पूछ लेते। तो उद्देश्य मतलब कितने, 2 मेन उद्देश्य, ठीक है, कि पारंपरिक स्वास्थ्य को क्या बढ़ावा देना चाहते हैं, है ना, औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो भी हमें याद आ रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 से 3 उद्देश्य, और डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई, 2 मार्कर है, 3 ही लाइन है, 4 ही लाइन है, डायरेक्ट उद्देश्य पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन नहीं, हर जगह ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता, हर जगह ऐसे कोई पॉइंट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट चीज आपकी क्या, कुछ कभी कभी गोल्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उनमें फिर पॉइंट बनेगा। फिर एक क्वेश्चन हमें बहुत परेशान करता है 2 मार्कर में, जो कि होता है मैडम डिफरेंस आ गया है। अब 2 मार्कर में डिफरेंस में क्या करना है, तो मुझे लगता है कि आप डिफरेंस में अगर 2 मार्कर में पॉइंट लाइन लगाकर लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं है, पर लाइन लगाकर अगर आप ना भी लिखे और पॉइंट में लिख दे तब भी वो चीज मैनेज हो जाती है। तो दोनों ही कर सकते हैं। जैसे 2 मार्कर में हमारे पास जगह कितनी बची, तो हमने कहा कि 2 मार्कर में हमारे पास सपोज पूछ लिया DNA और RNA में अंतर, लिख सकते हैं लाइन लगा के, पर चाहे तो पॉइंट भी लिख सकते हैं। DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि RNA गैर आनुवांशिक पदार्थ है।
डीएनए का कार्य लक्षणों को माता पिता से संतान तक पहुंचाना है, जबकि आरएनए का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना। लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं वो सेम बता रही हूँ कि हम लोग देयरफॉर लगा के, हेंस लगाकर लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर ना लिखना हो तो ये वाली मेथड भी फॉलो की जाती है। बट 2 मार्कर में क्या लाइन लगा के वो वैसे भी बहुत अच्छा बाइफर्केट नहीं हो पाता है 3 ही लाइन में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको कैसे लिखना है। मेरे हिसाब से दोनों पैटर्न सही है, ठीक है। बस बाकी ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करना है कि 2 मार्कर तो सारे पॉइंट लिखूंगा, नहीं। कुछ जगह पे पैराग्राफ आएंगे जहाँ डेफिनेशन है, कुछ जगह पे पैराग्राफ और उसके 1-2 एग्जांपल्स आ जाएंगे। हर जगह ऐसे ऐसे मत बना देना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे भी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ी भद्दी दिखती कॉपी, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बहुत सिंक्रोनाइज रखना है। और इसीलिए मुझे 2 मार्कर ना स्पेशली मुझे लगता है फोकस्ड होने चाहिए, क्योंकि 2 मार्कर ही वो चीज़ है जो हमारी दिक्कत पैदा कर देते हैं, और हमारे कॉपी का फर्स्ट पेज भी है, तो हमें अच्छा भी करना है, ठीक। बाकी 10 मार्कर में तो हमारे पास काफी सारे वर्ड्स होते हैं। अब आते हैं 7 मार्कर पे। तो 7 मार्कर मैंने कहा है लास्ट में उठाने, इनमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और अगर डिफरेंस 7 मार्कर में आ रहा है तो डेफिनेटली आप कैसे लाइन लगाकर पार्टीशन कर कर लिखेंगे, बेटर है आपके लिए, है ना। अगर मैं कह रही हूँ 7 मार्कर में किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट आ रहे हैं, 2 पार्ट आ गए, लाइक आपसे पूछ लिया गया कि कोशिका विभाजन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन, एंड जो 2 विभिन्न प्रकार के कोशिका विभाजन है उनको समझाएं, है ना। एक्सप्लेन द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, 2 पार्ट पूछे। तो कोशिका विभाजन क्या है, शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, और पहले हम 2-3 लाइन लिख देंगे व्हाट इज सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन मतलब क्या होना, तो एक संतत कोशिका, एक पेरेंट्स कोशिका से किसका बनना, डॉटर सेल का। हमने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख दिया 2 से 3 लाइन। मतलब अगर 2 पार्ट आ रहे हैं ना, तो आपको या तो 40-60 का रेशियो रखना है या फिर 50-60 का रेशियो रखना है। बहुत कम बहुत ज्यादा का रेशियो नहीं रखना है। 40% या 40% हमने किस साइड पे ले लिया कि व्हाट इज सेल डिवीजन, ठीक है। या फिर 30 भी हो सकता है कुछ जगह पर, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। 30 हो सकता है, 70 हो सकता है, या फिर 40 हो सकता है, 60 हो सकता है। ये ज्यादा बेटर रेशियो रहता है। 30 मतलब हमने किसके ऊपर ध्यान दिया, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन किसके ऊपर लिख दिया हमने, सेल डिवीजन के ऊपर। फिर हमने दोनों को समझाया व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज माइटोसिस। मैडम यहाँ पे समझाने में क्या फॉलो कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं कि भैया टाइप्स इसके कितने प्रकार, 2, एक साइड क्या लिख दो कि एक है मियोसिस और एक है माइटोसिस, ऐसे, और इसके 3 पॉइंट इधर, इसके 3 पॉइंट इधर लिख दो। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मतलब 7 मार्कर में आप अपना सारा प्रेजेंटेशन स्किल दिखा सकते हैं, जितना इजीली, जितना जल्दी जल्दी लिख सके। बहुत ज्यादा पैराग्राफ में भरने की कोशिश मत करना, सॉरी। डायग्राम ना पूछा गया तो नहीं बनाना है, ठीक है, अवॉइड कर दो यहाँ पे, क्योंकि 7 मार्कर में वैसे भी इतनी जगह नहीं है, 50 से 60 शब्दों में लिखने भी, और हमें बहुत जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट भी करना है। 3 मिनट से भी कम समय इसमें लेना है हमें, तो इन पे क्या करना है, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछा है दैट व्हाट वाज द गोल ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, गोल्स पूछ लिए, लक्ष्य पूछ लिए, तो हम ऐसे 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 करके लिख सकते हैं, ठीक है। या मुझसे पूछ लिया कि भैया पंचकर्म की 5 क्रिया विधि को समझाए, 1 2 3 4 1 5 ऐसे कर दिया, या पेंटागोनल बना दिया, पेंटागोनल शेप में पूरी क्या लिख दी, पंचकर्म की क्रिया विधि लिख दी, है ना। ऐसे पेंटागोनल शेप बना दिया, ये लो भैया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये लिख दिया। तो हम अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद कौन से आते हैं, तो उसके बाद आते हैं आपके कौन से, तो उसके बाद आते हैं 10 मार्कर। अब 10 मार्कर में वो वाला रूल फॉलो होता है आपका कौन सा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब। पर कुछ बच्चे उसको 2 में भी फॉलो करने लगते हैं और कुछ 7 में भी फॉलो करने लगते हैं। नहीं, हर जगह ये फॉलो नहीं होता, और स्पेशली इन साइंस आप जितना कट टू कट लिखेंगे ना, वो उतना ही अच्छा लगेगा। आप बहुत घुमा फिरा के लिखेंगे तो जो साइंस के प्रोफेसर वगैरह रहते हैं ना, उनको घुमा फिरा के बात अच्छी नहीं लगती। जो पूछा है वो बता दो, तो उनको भी आसानी होगी चेक करने। कुछ चीजों को हाईलाइट करें बॉक्स में, कुछ चीजों को अंडरलाइन करें, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो मेंशन करें। और 10 मार्कर में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, तो जब भी हम कोई 10 मार्कर लिखेंगे तो हम सबसे पहले तो क्या, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसका कोई डेफिनेशन है वो लिखेंगे, फिर उसके डाटा आंकड़े अगर हमें पता है तो वो लिखेंगे, फिर उसकी बॉडी की तरफ मूव करेंगे, फिर साइड में डायग्राम, टेबल ऐसा अगर कुछ बन सकता है तो बनाएंगे, फिर अगर उससे संबंधित कोई चैलेंजेस है या कोई उसके बारे में कोई चीज है, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो उसको मेंशन करेंगे, कोई एमपी रिलेटेड फैक्ट है तो उसको मेंशन करेंगे, कोई करंट अफेयर है तो उसको मेंशन कर देंगे। मतलब कुछ तो हमें आउट ऑफ द सोर्स जाके लिखना पड़ेगा, जो बेसिक धरना हमने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग जाकर, ठीक है। आगे की उसकी राह क्या, और लास्ट में कंक्लूजन वगैरह, इस तरीके से हमें मैनेज करना। मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड अगर आंसर होगा ना, तो आपके लिए बहुत हाई स्कोरिंग हो सकता है 10 मार्कर।
वो बच्चा जिसने सब कुछ लिखा है, बैलेंस आंसर है, सिंक्रोनाइज कॉपी, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये उसने बेसिक एक्सप्लेन किया है, यहाँ से उसकी प्रोसीजर स्टार्ट हो गई लिखने की। ठीक है, उसने पूरा एक जैसा भी नहीं लिखा है कि हर जगह पॉइंट बना दी, हर जगह टेबल बना दी, नहीं, सब चीजों को मिक्स किया है। कई जगह पर फ्लो चार्ट बनाया है, कई जगह पर टेबल बनाई है, डायग्राम साइड साइड में बनाया, एकदम ऐसा नहीं कि बीच में चिपका दिया, नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन में साइंस के ले लेती हूँ, क्वेश्चन आया पाचन तंत्र, है ना, सपोज क्वेश्चन आ गया आपसे पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो पाचन होता क्या है, उसके बारे में कि डाइजेशन क्या है, फिर हमने लिखा कि पाचन के कितने चरण होते हैं, तो पांचों को लिख दिया, स्टेजेस, 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। फिर साइड में मैं नीचे पाचन तंत्र का डायग्राम बनाऊंगी साइड में, फिर उसके साइड से पूरी प्रोसेस को लिखना स्टार्ट करूंगी कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, जहां जहां पर एंजाइम के नाम आएंगे मैं उनको हाईलाइट करूंगी ताकि क्लियरली दिखाई दे कि माउथ में ये एंजाइम है, स्टमक में ये और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये, और बड़ी आंत पे जाके खत्म करके लास्ट में पूरा एक कंक्लूजन। इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये तो चलो बायो की बात हो गई। मैडम बायो के अलावा जैसे हेल्थ से कोई क्वेश्चन आ गया, हेल्थ से क्वेश्चन आ गया आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई, क्या उसमें करण में कुछ चेंजेस आए, तो हाँ उसका नाम वगैरह जो चेंज हुआ उसके बारे में बताएंगे, या जो भी हुआ उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके अंदर उसका मेन कोई लक्ष्य या उसका कोई नारा है, कोई स्लोगन है, तो उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आयुष्मान भारत के घटक तो कितने घटक है, तो उसके घटक के बारे में समझाएंगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, अचीवमेंट बताएंगे पूरे प्रोग्राम के, उसके बाद उसमें क्या क्या चैलेंजेस रहे, और फाइनल कंक्लूजन। और कुछ करंट डाटा तो वो जरूर हमें लिखना है। करंट अफेयर का डाटा अगर आप लिखते हैं, एमपी स्पेसिफिक डेटा अगर आप लिखते हैं, तो वो आपके आंसर राइटिंग को बहुत बेनिफिट देता है, अगर इस तरह की चीजें आप इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे तो। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने यहाँ देखा है, आयुष्मान भारत का क्या कीजिए मूल्यांकन, एवेल्यूट आयुष्मान भारत स्कीम। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि कब से शुरू हुआ, फिर उसके घटक के बारे में बता दिया। ठीक है, ये केवल मैं एक आपको फ्लो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज हर तरह से लिखी जा सकती है। उसके उद्देश्य बता दिए, फिर उसकी उपलब्धियों के बारे में बात कर लिया, फिर हमने उसकी चुनौतियों, फिर सरकारी कदम क्या क्या है आगे की राह, तो भैया डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया जा रहा है, आभा कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सब हमने बताया कि गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है। फिर हम चाहें तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पर इसकी जरूरत नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन में आप कोई संवैधानिक ढांचा लिख सकते हैं, एसडीजी से इसको जोड़ सकते हैं, या कोई करंट अफेयर या एमपी स्पेसिफिक फैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना। पर अब बच्चों को लग रहा होगा मैडम ये सब बोलना बहुत आसान है, जब लिखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, और इसीलिए कहा जाता है कि क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब आज तो मैंने केवल आपको रूल बताया, अब एक्चुअल में आंसर लिखना कैसे है, वो लिखे हुए आंसर मैं आपको प्रेजेंट करूंगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। मैं खुद उसको लिख कर लेकर आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी, जो मैक्सिमम टाइप्स के हो सकते हैं उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आगे की क्लासेस में। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि बच्चा पढ़ तो बहुत रहा है, पर उसकी आंसर राइटिंग अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। पढ़ तो मैडम हम सब रहे हैं, आंसर राइटिंग हमसे नहीं बन रही। तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो हम दूर करेंगे उसको धीरे धीरे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो भाई ब्लैक पेन की हेडिंग हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, यूज करना है ब्लू पेन को, अंडरलाइन करना है कीवर्ड को, बॉक्स बनाना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, करंट अफेयर को जोड़ना है, एमपी स्पेसिफिक कोई फैक्ट है, एसडीजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आर्टिकल है, उनको जोड़ना है। और इनके सबके अलग अलग मार्क होते हैं, तो हर एक पॉइंट को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है 10 मार्कर। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक रूल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत बड़ा लेक्चर मुझे नहीं देना था, 20 से 25 मिनट में मैं आपको समझा सकूं कि क्या हमारे बेसिक रूल है, उतना मेरे लिए काफी था। ठीक है, तो अब आंसर एक्चुअल में होंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा एक बेहतरीन जो मैं आप लोगों को चीज बताने वाली थी कि आप लोगों के जितने भी पेपर 3 के टॉपिक अभी हो चुके हैं, काफी सारे टॉपिक में लाइव सेक्शन में ले चुके हैं, उसके अलावा अब जो बचे हुए टॉपिक है जो नहीं मिल रहे हैं कहीं पे भी हमें, जैसे कई सारे ऐसे टॉपिक है जिनके बहुत अच्छे कंटेंट नहीं है, पंचमहाभूत हो गए, त्रिदोष हो गए, आयुर्वेद हो गया, ठीक है, इधर से ट्रिप्स और ट्रिम्स हो गया, है ना, हमारे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं वाला, या ऐसे कोई टॉपिक हो गए, तो विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन कवर करेंगे लाइव क्लास में। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा हमारे रील्स वगैरह के थ्रू या शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू कि कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली, और आप लोग भी स्ट्रीमिंग देखते रहिएगा कि कब कब ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली। और अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए था, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग वो टॉपिक लिख कर भेजिए कि हाँ मैडम इसके हमें नोट्स, इसका कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली दोज स्टूडेंट हु वांट टू अपेयर इन एमपीपीएससी 2025 और 2026 का, जिनका मेन से स्पेशली वो बच्चे, वो जरूर से मेंशन करें कि आपकी कहाँ पर प्रॉब्लम जा रही, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। क्योंकि पेपर 3 पार्ट बी बहुत प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए, साइंस सभी का दुख है। ठीक है, तो उसको हम बांट लेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच।